शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग एनवायरमेंटल इशू चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे इसके बारे में जल प्रदूषण क्या होता है, बीओडी एवं सीओडी क्या है, इसी के साथ साथ जैव आवर्धन जो मोस्ट टाइम पे टॉपिक होता है ना, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग को किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना, इसके साथ ही साथ हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, सुपोषण के बारे में। सुपोषण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, क्लियर है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण किसे कहते हैं, मैं कल आप लोगों को एक कॉमन परिभाषा दिया था जल प्रदूषण के लिए भी। क्या बोला था जल के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में वह अवांछनीय परिवर्तन जिसके कारण मानव तथा अन्य जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जल प्रदूषण। क्या बोलते हैं, जल प्रदूषण। क्लियर है कि नहीं। मान लो जल में, ध्यान समझना, जल में मान लो हम लोग सोच रहे हैं कि जल कोई गंदा है ना, ठीक है, जल प्रदूषित है, मतलब ध्यान देना ये 100% है किसका, जल का। जल में यदि 0.1% भी अशुद्धि आ जाता है, जल में यदि 0.1% भी क्या आ जाए, यदि अशुद्धि आ जाए, तो उस जल को हम लोग क्या मानते हैं, प्रदूषित है। क्लियर है कि नहीं। यदि जल में 0.1% भी क्या आ जाता है, अशुद्धि, तो उस जल को हम लोग क्या मानते हैं, प्रदूषित जल। यहाँ तक क्लियर है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया था सन 1974 में। जल प्रदूषण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम कब बनाया गया है, 1974। कल बोल रहा था ना 1972 या 1974, कौन सा सन है, 1974। वायु प्रदूषण कौन सा है, 1981। 1987 क्या है, ध्वनि प्रदूषण। क्लियर है ना, जिसमें ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण में शामिल किया गया है। यहाँ तक क्लियर है। कितना प्रदूषण का एक्ट पढ़ लिए, 3। कितना, 3। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पास ध्यान समझना कि ये जल प्रदूषित क्यों होता है, जल में अशुद्धि के रूप में क्या क्या चीज हो सकता है। तो ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा जल में जो अशुद्धि हम लोग देखते हैं वो होता है किसके कारण, अवाहित, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, अवाहित बोल रहा हूँ जी मैं, वाहित मल के कारण, सीवेज के कारण। किसके कारण, सीवेज के कारण। और इसका उपचार भी मैं बताया था तुम लोग को, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP करके, याद है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया, इधर ध्यान दो, ठीक है। अब ध्यान समझना, ये जो वाहित मल रहता है इसका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो रहता है, ठीक है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसका क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो सीवेज है, ये जो सीवेज है, इस सीवेज में उपस्थित जो भी कार्बनिक पदार्थ है, ध्यान से समझने का कोशिश करो, सीवेज में उपस्थित जो भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, इस कार्बनिक पदार्थ को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, अपघटित करना है। तो इसको अपघटित करने के लिए, ठीक है, यहाँ पास क्या होता है, फ्लॉक्स होता था, याद आया, क्या होता था, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स किसे कहते हैं, याद करो, कवक, जिसमें क्या लगा रहता था, बैक्टीरिया। क्या लगा रहता था, बैक्टीरिया। तो ये जो फ्लॉक्स रहता था वो क्या करता था, इस कार्बनिक पदार्थ को डाइजेस्ट करता था। क्लियर है। तो इसको, इस फ्लॉक्स को किसका जरूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन का। किसका जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन का। तो ध्यान समझना, किसी प्रदूषित जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को डाइजेस्ट करने के लिए जो उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव है, उसमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है, उसको जितना ऑक्सीजन का जरूरत होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, क्या बोलते हैं, BOD। क्लियर है। कोई अशुद्धि है, कोई जल है, उसमें कार्बनिक पदार्थ का अशुद्धि है, वाहित मल है वो, ठीक है ना, मानव मल है, ठीक है ना, तो उसको क्या करना है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट करना है, अपघटित करना है। तो अपघटित करने का काम कौन करता है, सूक्ष्म जीव। तो उस सूक्ष्म जीव को, उसको अपघटन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो जितना ऑक्सीजन का डिमांड करता है, किसको डाइजेस्ट करने के लिए, इस कार्बनिक पदार्थ को, ठीक है, तो उस ऑक्सीजन की मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है। जिस जल का BOD का मान उच्च आता है, जिसका BOD का मान उच्च आता है, वह जल उतना ही ज्यादा क्या होता है, प्रदूषित होता है। क्या होता है, प्रदूषित। यदि ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहा है मतलब उसमें कार्बनिक पदार्थ क्या है, ज्यादा, मतलब वो जल क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है। क्लियर है कि नहीं। तो BOD क्या होता है, समझ आया कि नहीं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि कोई घरेलू वाहित जल, मल वाला जल है, उसमें कार्बनिक पदार्थ है, तो उस कार्बनिक पदार्थ को पूरी तरीके से अपघटित करने के लिए वहाँ उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है
उसको जितना ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो रहता है ना, जैसे कि ये जो जल है, इस जल में डिजॉल्व ऑक्सीजन का मात्रा जो रहता है, ध्यान देना, 8 मिलीग्राम से क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। यदि 8 मिलीग्राम से क्या हो, जल में ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो जाए, कम, डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है। ये हमारा पानी है, इस पानी में क्या घुला हुआ है, ऑक्सीजन घुला हुआ है। यदि 1 लीटर पानी में 8 मिलीग्राम से भी कम क्या हो, ऑक्सीजन हो, तो उस जो जल को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रदूषित जल। क्या बोल देंगे, प्रदूषित जल। डाटा याद रखना, 8 मिलीग्राम से कम हो, 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर क्या लिया, पानी, इस 1 लीटर पानी में ऑक्सीजन का मात्रा यदि 8 मिलीग्राम से क्या हो, कम हो, क्या हो, कम, तो इस पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदूषित है करके। समझ आया कि नहीं, क्या बोलेंगे, ये पानी जो है प्रदूषित है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। बीओडी क्या होता है, समझ आ गया, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब यहाँ पास ऑक्सीजन का कमी है, मतलब यहाँ कार्बनिक पदार्थ क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा। तो इस कार्बनिक पदार्थ को पचाने के लिए कौन काम करेगा, सूक्ष्मजीव, और सूक्ष्मजीव को क्या चाहिए, कार्बनिक पदार्थ को पचाने के लिए ऑक्सीजन। तो जितना ऑक्सीजन का डिमांड करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। मान लो मैं इसको सूक्ष्मजीव से ना पचाऊं, मतलब इसमें जो भी अशुद्धि है उसको पचाने का काम सूक्ष्मजीव ना करे, कौन करे इसको पचाने का काम, मान लो मैं कोई बाहर से केमिकल डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, केमिकल, ठीक है, क्या डाल रहे हैं, केमिकल। यदि ये केमिकल, इस ध्यान समझना, ये जो केमिकल है वो इसको पचाने का काम करे, केमिकल जो है इसको क्या करे, कार्बनिक पदार्थ को पचाने का काम करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है, क्या बोला जाता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे कि मैं मान लो यहाँ पास उपस्थित जो भी कार्बनिक पदार्थ का शुद्ध है उसको K2Cr2O7 से क्या मिला दिया, K2Cr2O7, तो जितना K2Cr2O7 को इसको, इसमें उपस्थित जो भी कार्बनिक पदार्थ है उसको ऑक्सीकृत करने के लिए जरूरत पड़ेगा K2Cr2O7 का, उसको क्या बोलूंगा मैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलूंगा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद रखना, COD का जरूरत ज़्यादा पड़ता है किसके मुकाबले, BOD के मुकाबले। क्लियर है कि नहीं, मतलब सूक्ष्मजीव जो है ना, सूक्ष्मजीव जो है वो आसानी से पचा सकते हैं, ठीक है ना, केमिकल जो रहेगा आसानी से पचा पाएगा क्या, कार्बनिक पदार्थों को नहीं। इसी कारण बोला था ना कि सीवेज ट्रीटमेंट के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है आपका, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। कोई केमिकल मत डालो, सूक्ष्मजीव बस डाल दो, सूक्ष्मजीव उसको पूरी तरीके से उस जल को क्या कर देता है, साफ कर देता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो आप लोगों ने अभी क्या क्या सीखा, सबसे पहले सीखा कि जल प्रदूषण क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या जाना कि जल जो प्रदूषित होता है किसके कारण होता है, वाहित मल के कारण होता है, सीवेज के कारण होता है। अब ये जो सीवेज का मात्रा, यदि सीवेज का मात्रा बहुत ही ज़्यादा है तो उसको अपघटित करने के लिए, उसमें जो भी कार्बनिक पदार्थ उसको अपघटित करने के लिए जितना ही ऑक्सीजन का डिमांड करता है, कौन, सूक्ष्मजीव, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, BOD। मान लो केमिकल का डिमांड होगा तो उसको क्या बोलते हैं, COD। COD का मान जो रहता है ज़्यादा रहता है किसके मुकाबले, BOD के मान। क्लियर है ना। और डिजॉल्व ऑक्सीजन का मात्रा यदि 1 लीटर में 8 मिलीग्राम से कम हो गया, मतलब वो पानी क्या है आपका, प्रदूषित है। क्या है, प्रदूषित है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, आगे बढ़ जाए क्या। अब ध्यान समझना, एक ग्राफ दिया था NCERT, ठीक है ना। यहाँ पास क्या किया है, ध्यान दो, ये जल का प्रवाह दिशा है, ठीक है। इधर रख दिया है किसको, वो सांद्रता को, इसको रखा है सांद्रता को, ठीक है। BOD, और ध्यान से समझना, BOD और डिजॉल्व ऑक्सीजन के मध्य का ग्राफ है, BOD व डिजॉल्व ऑक्सीजन का ग्राफ है। क्या बता रहा है, ध्यान समझना, कोई एरिया है, ठीक है ना, उस एरिया में क्या है, सांद्रता बहुत ही ज़्यादा था किसका, वाहित मल को। मान लो मैं यहाँ पास क्या किया, बाहर से जो सीवेज है, मान लो पूरा एरिया का, पूरा एक शहर है, उस शहर का सीवेज को, ये नदी है ना, ठीक है ना, ये जो नदी है, सीवेज आया नाली से इधर, और इसको इस नदी में क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। नदी में जैसे ही छोड़ूंगा तो इसका जो BOD का मान रहेगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा। क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। तो ग्राफ कैसे शुरू होगा, BOD है, ध्यान समझने का कोशिश करो। BOD का मान क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा। ध्यान समझो, ये BOD का मान क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। ये बहुत ही ज़्यादा है, ये किसका ग्राफ बना रहा हूँ मैं, BOD का। क्लियर है। जहाँ पास सीवेज डालूंगा वहाँ पास BOD का मान उच्च है, BOD का मान क्या है, उच्च।
और वहां पास जैसे बीओडी का मान उच्च होगा मतलब वहां पास डिजॉल्व ऑक्सीजन का मात्रा क्या होगा, बहुत ही कम। वहां पास ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को कैसे लिखूंगा, यहाँ पास नीचे में लिखूंगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन का मात्रा क्या होगा, कम। बीओडी का मान ज़्यादा है तो ऊपर में लिखा हूँ, और डिजॉल्व ऑक्सीजन का मान क्या है, कम। क्लियर है? अब जैसे जैसे पानी क्या होने लगा, अब सीवेज को यहाँ पास डालूँ तो यहाँ पास ज़्यादा गंदगी रहेगा, यहाँ पास धीरे धीरे क्या होते जाएगा, पानी क्या होते जाएगा, थोड़ा सा साफ होते जाएगा। तो बीओडी का मान धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, अब कम होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, कम। और ऑक्सीजन का मान धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं? डिजॉल्व ऑक्सीजन का मान क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। मतलब बीओडी और डिजॉल्व ऑक्सीजन एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है ना? बीओडी का मान उच्च मतलब ऑक्सीजन बहुत ही कम है, और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है मतलब बीओडी का मान बहुत ही कम। समझ आया? तो ये स्वच्छ जल का है के लिए हो जाएगा। और जहाँ पास नदी नाला में तुम सीवेज डाल रहे हो उस जगह का है बीओडी ज़्यादा है और डिजॉल्व ऑक्सीजन का मान क्या है, कम है। यहाँ देखो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या हो गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और बीओडी क्या हो गया आपका, कम हो गया। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? समझ आ गया? बीओडी और डिजॉल्व ऑक्सीजन का सांद्रता को दिखाया। सांद्रता बीओडी का जब ज़्यादा है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्या है, कम है। क्लियर है? और ये जल का प्रवाह का दिशा है ना, जहाँ पर सीवेज को ऐसे डाला था वहाँ पास का कहानी है ये। अरे नाली जहाँ पास नदी में मिलता है, सितली नाला देख लेना, ठीक है, सितली नाला में जहाँ पास डाल रहे हैं वहाँ पास बीओडी ज़्यादा रहेगा और वहाँ पास ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी। और उस वो आगे बढ़ गया पानी, आगे बढ़ गया पानी और यहाँ पास चला गया तुम्हारा कौन सा है इधर, हथखोज चला गया। क्या वहाँ पास ज़्यादा प्रदूषण है क्या, नहीं। तो वहाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा हो गया। समझ आ रहा है ना? स्वच्छ हो गया। ऐसे करके याद रखना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब जब नदी में वाहित मल को डाला जाता है, ध्यान समझना, जब नदी में वाहित मल को डाला जाता है बीओडी का मान उच्च हो जाता है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। क्लियर है? और जब नदी का प्रवाह बढ़ता है तो धीरे से जल जब स्वच्छ होता है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा और बीओडी का मान क्या हो जाता है, कम। बस ये निष्कर्ष निकालना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ मैं? चलो भाई नेक्स्ट देखो। ठीक है, मान लो जल में अत्यधिक पोषण हो जाए। जल में अत्यधिक पोषण मतलब देखो हम लोग खेत खार में क्या यूज़ करते हैं, यूरिया पोटास वगैरह सब डाल रहे हैं। ठीक है, अब ये सब जो है खेत खार का जितना भी पानी रहता है वो कहाँ पास जाता है, तालाब में चला गया। कहाँ चला गया, तालाब में जाएगा। अब इसमें केमिकल था, वो केमिकल भी तालाब में चला गया पानी के रूप में। अब यहाँ पास क्या है तुम्हारा, शैवाल वगैरह रहता है। क्या रहता है, शैवाल। तो शैवालों को भी तो वो कीट वीट वगैरह मिलेगा ना, तो शैवाल तेजी के साथ क्या करने लग जाएंगे, एकदम ज़्यादा इसमें ग्रोथ करने लग जाएंगे। शैवाल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पास क्या करने लग जाएंगे, ग्रोथ करने। और वो जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होने दिखने लग जाएगा, हरा। इसी को बोला जाता है क्या, शैवाल प्रस्फुटन। क्या बोलते हैं, शैवाल प्रस्फुटन, एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम समझ आया कि नहीं? एल्गल ब्लूम क्या है करके क्वेश्चन आता है। तो अत्यधिक सुपोषण के कारण, सुपोषण मतलब समझ रहे हो, एक होता है कुपोषण, एक होता है सुपोषण। मतलब देखो शैवाल भी तो प्लांट है ना, और इसको क्या मिल गया, पोषक पदार्थ मिल गया। क्या मिल गया, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ के कारण ये जो शैवाल था बहुत ही ज़्यादा क्या करने लग गया, ग्रोथ करने लग गया। और इसके कारण इसकी संख्या में तेजी से क्या हो गई, वृद्धि हो गई, जिसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, शैवाल प्रस्फुटन। और शैवाल प्रस्फुटन हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा तो क्या जल के अंदर तक सूर्य का प्रकाश पहुंच पाएगा, क्या नहीं। क्या वहाँ घुला हुआ ऑक्सीजन का उपयोग वहाँ की मछली कर पाएगी, क्या नहीं। तो मछलियाँ क्या होने लग जाएगी, मरने लग जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं? और धीरे से सड़ने लग जाएगा, तो यहाँ पास क्या आने लग जाएगा, बदबू आने लग जाएगा। समझ आ रहा है? वैसे ही याद करो, वाटर हाइसिंथ याद है, बंगाल का आतंक। ठीक है, ये भी क्या करता था, जलाशय में वृद्धि। और बीओडी के मान को क्या कर देता था, बढ़ा देता था, और डिजॉल्व ऑक्सीजन के मान को घटा देता था। क्लियर है? याद रहेगा क्या? अच्छा, अब जल में कौन कौन सी चीज प्रदूषक के रूप में मिला रहता है इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ठीक है, जल कौन कौन सी चीज के कारण प्रदूषित होता है, पहले तो बता दिया, वाहित मल के कारण होता है, सीवेज के कारण होता है, अभी तक वही पढ़ रहे हो। दूसरा और कौन सा प्रदूषक हो सकता है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ध्यान देना, लेड होता है, पीबी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेड, या इसी को क्या बोलते हैं, सीसा। क्या बोलते हैं, सीसा। सीसा या लेड जब पानी में मिल जाता है ना, ठीक है, तो वो डायरेक्ट प्रभावित करता है किसको, लीवर को। किसको करता है,
लीवर को, और किसको प्रभावित करता है, किडनी को। लीवर को प्रभावित करता है और किसको प्रभावित करता है, किडनी को। यहाँ तक याद रहेगा कि नहीं, ठीक है। लीवर और किडनी को प्रभावित करता है, साथ ही साथ कहाँ खराबी करता है, आपके तंत्रिका तंत्र में। इसमें तंत्रिका तंत्र में, यहाँ पर जब खराबी हो जाएगा लीवर में या किडनी में, ठीक है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी। और इसके कारण याद रखना एबॉर्शन भी हो सकता है। कोई वुमेन प्रेग्नेंट है या कोई जानवर प्रेग्नेंट है तो उसका गर्भपात हो सकता है यदि जल में किसका मात्रा हो, लेड या सीसा का। क्लियर है ये, क्योंकि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ भी है ना ये। यहाँ तक समझ आया, आगे बढ़ जाएं। पहला ध्यान देना, पहला क्या मिला रहता है, सीवेज जो घर का रहता है, वाहित मल वगैरह वो। दूसरा क्या हो गया आपका, लेड, इसके कारण जल प्रदूषित हो गया। तीसरा देखो तो फ्लोराइड, परसदा निवासी लोग जानते हो, ठीक है ना। फ्लोराइड जो रहता है, जब अकार्बनिक रहता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, जहरीला होता है। फ्लोराइड जो रहता है, इसके कारण फ्लोराइड जब जल में अधिक हो जाए, जल में अधिकता हो जाता है, ठीक है ना, तो इसके कारण दांत क्या पड़ने लगता है, पीला। दांत क्या पड़ने लगता है, पीला, ऐसा चकता चकता आ जाता है। क्लियर है कि नहीं, दांत क्या पड़ जाता है, पीला, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लोरोसिस। क्या बोलते हैं, फ्लोरोसिस। कई एरिया के गाँव में देखना, कई बोरिंग का पानी नहीं पीते, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्लोरीन का मात्रा क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा रहता है। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट देखो, पारा। हमार पारा तुम्हार पारा वाला नहीं, Hg है ये, मरकरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारा, ठीक है। जब पारा का पानी में अधिकता हो जाता है तो एक डिसीज हुआ था जापान में, जिसके कारण बहुत सारी मछलियाँ मर गई। और मछलियाँ देखो असल में क्या हुआ था, मिनीमाता, ध्यान समझना, एक नदी का नाम है, ठीक है ना, कहाँ, जापान। तो वहाँ क्या हुआ था, पारा जो रहता था वो फैक्ट्री से निकलता था और वो जाता था पानी में। पानी में क्या रहती थी, मछली। मछली उसके शरीर में गया। अब वो जो मछली है, ध्यान समझना, उसको कौन खाएगा, मनुष्य। तो कहाँ चला गया, मनुष्य में, ठीक है। तो इस रोग का नाम रखा गया क्या, मिनी माता रोग। क्या नाम रखा गया, मिनी माता रोग, ठीक है। मिनी माता भी बोलते हैं या मिनी माता, मिनी माता रोग, ठीक है ना। किसके कारण होता है करके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, पारा के कारण होता है। किसके कारण होता है, पारा के कारण। क्लियर है, कहाँ फैला था, जापान में। और किसके कारण हो सकता है, जिंक के कारण हो सकता है। किसके कारण हो सकता है, जिंक के कारण। मान लो जिंक ऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा हो गया तुम्हारे जल में, तो इसके कारण मनुष्य को क्या होने लग जाता है, उल्टी होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, उल्टी। क्लियर है कि पानी को पियोगे ही और उसके कारण क्या हो जाएगा, उल्टी। मान लो पानी में NO या NO2 का अधिकता हो जाए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का अधिकता हो जाए, तो उसके कारण एक रोग होता है, साइनोसिस हो जाता है, जिसे ब्लू बेबी डिसीज बोलते हैं। ब्लू बेबी डिसीज, ब्लू बेबी डिसीज, यानी कि जो बच्चा रहता है ना, उसके शरीर का रंग नीला पड़ने लग जाता है, साइनोसिस बोलते हैं जिसको। क्लियर ना, हाथ वगैरह, ठीक है ना, स्किन वगैरह कैसा पड़ने लग जाता है, नीला। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी डिसीज। किसके कारण होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण, यदि इसका मात्रा पानी में बढ़ गया तो। क्लियर है, तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। कैडमियम जो रहता है, कैडमियम CD, इसके कारण होता है इटाई रोग, इटाई डिसीज। क्या बोलते हैं, इटाई डिसीज, या इसी को बोलते हैं आउच डिसीज, आउच डिसीज। नाम फेमस है ना, इस कारण बताते जा रहा हूँ। क्लियर है, इसके कारण अस्थियों में और जोड़ों में क्या होता है, दर्द, ठीक है ना। जोड़ों में इस रोग में क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ों में क्या होता है, इस रोग के कारण दर्द होता है। क्लियर है। आर्सेनिक जो रहता है, आर्सेनिक यदि पानी में मिला रहे तो उसके कारण ब्लैक फुट डिसीज होता है। ब्लैक फुट, फूट ना, फूड नहीं, फूट, ब्लैक फुट डिसीज। क्या हो जाता है, ब्लैक फुट डिसीज। क्लियर है। तो कुछ जितने भी, ध्यान से समझना, जितने भी प्रदूषक हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल याद रखना। सबसे ज़्यादा MP क्या है, पारा, मिनी माता डिसीज। कौन सा डिसीज, मिनी माता डिसीज। क्लियर है। अच्छा, मान लो समुद्री जल है, समुद्री जल में क्या होते रहता है, ध्यान दो। समुद्री जल जो रहता है, समुद्री जल में तेल का परिवहन होता है, और वो तेल मान लो समुद्र में गिर जाए, ठीक है, तो वहाँ पास रहने वाले जितने भी जलीय जीव हैं वो क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। तो ध्यान से समझना, जो तेल है ना, उसको नष्ट करने वाला एक सुपर वर्ग बनाया गया, ठीक है ना। समुद्र में जो प्रदूषण होता है ना,
ठीक है, तेल वगैरह गिर गया, पेट्रोलियम पदार्थ गिर गया, तो उस तेल को क्या करना है, हमको नष्ट करना है। तो नष्ट करने के लिए एक सुपर वर्ग बनाया गया, उसका नाम था स्यूडोमोनास प्यूटिडा। स्यूडोमोनास प्यूटिडा, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, प्यूटिडा, स्यूडोमोनास प्यूटिडा। किसने बनाया था? आनंद मोहन चक्रवर्ती ने। किसने बनाया था? आनंद मोहन चक्रवर्ती ने। इसको बहुत सारा प्राइज इसी के नाम से मिला है, ठीक है ना। तेल को नष्ट करने का काम कौन करता है? समुद्र में समुद्री तेल को नष्ट करने का काम कौन करेगा? एक सुपर वर्ग, जिसका नाम क्या था? स्यूडोमोनास प्यूटिडा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बायो रेमिडिकेशन। बायो रेमिडिकेशन, भूलना नहीं, क्या बोलते हैं? बायो रेमिडिकेशन। समझ आया? क्या बोलते हैं? बायो रेमिडिकेशन। आगे बढ़े, बायो रेमिडिकेशन। समझ आया कि नहीं? एकदम मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ना, बायो रेमिडिकेशन क्या है। हिंदी नाम मेरे याद नहीं आ रहा है, बाद में बता दूंगा एक आध बार। क्लियर है? आनंद मोहन चक्रवर्ती ने बनाया था, स्यूडोमोनास प्यूटिडा। क्लियर? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट टाइम पे टॉपिक जैव आवर्धन। जैव आवर्धन या इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। क्या होता है जैव आवर्धन? ध्यान से समझना। मान लो, ध्यान देना ना, जैव आवर्धन में क्या होता है? अनअपघटनीय जो प्रदूषक होता है, मतलब जिसका अपघटन आसानी से होता नहीं है, अनअपघटनीय प्रदूषक है। अनअपघटनीय प्रदूषक जैसे क्या बोला हूँ मैं? कैडमियम हो सकता है, डीडीटी हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है। यह आसानी से अपघटित होता है क्या? नहीं। मैं बताया था ना, प्रदूषक के प्रकार, एक विघटनीय होता है और एक अनअपघटनीय होता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये अनअपघटनीय प्रदूषक है, जैसे डीडीटी हो गया, कैडमियम हो गया, सीडी हो गया, ठीक है, मरकरी हो गया। ये जो रहता है सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं होता, सूक्ष्म जीव द्वारा नष्ट ये नहीं होता, नष्ट नहीं होता। अब मान लो ये खाद्य श्रृंखला में यदि शामिल हो जाए, ये अनअपघटनीय प्रदूषक है, मान लो ये किसमें शामिल हो जाए? खाद्य श्रृंखला में। किसमें शामिल हो जाए? बाई चांस खाद्य श्रृंखला में। तो खाद्य श्रृंखला में जो उच्च श्रेणी के जो जीव रहेंगे ना, खाद्य श्रृंखला में जो टॉप में आएगा, क्लियर है ना? खाद्य श्रृंखला में उच्च श्रेणी के जो जीव हैं, श्रेणी के जीव में इसकी सांद्रता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाती है। इसकी सांद्रता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन। क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, क्लियर है? जैसे कि ध्यान से समझने का कोशिश करना। जल में ऐसा समझो कि जल है, जल में क्या था? 0.008 पार्ट्स पर बिलियन। क्या का मात्रा है? ऐसा समझो कि डीडीटी का मात्रा है। किसका मात्रा है? डीडीटी का, ठीक है ना? इसका मात्रा है। अब इस जल में कौन रहता है? आपका जूप्लैंक्टन रहता है, जूप्लैंक्टन रहता है। इस जल का उपयोग कौन करता है? जूप्लैंक्टन। तो उसके बॉडी में इसका मात्रा कितना आ जाएगा? वो ज़्यादा ही पानी यूज़ करेगा, 0.04%। इस जूप्लैंक्टन कौन खाता होगा? स्मॉल फिश खाता होगा। अब एक स्मॉल फिश बहुत सारे जूप्लैंक्टन खाते होंगे, एक ही ठोक थोड़ी खाता होगा, बहुत सारा खाता होगा ना। तो इसका जो सांद्रता है वो इसके में बढ़कर कितना हो गया? 0 पार्ट्स पर बिलियन हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये जो छोटा मछली है, इस छोटी मछली को कौन खाता होगा? बड़ी मछली। और एक बड़ी मछली बहुत सारे स्मॉल फिश को खा सकता है। जब एक स्मॉल फिश में 0.5 है, ठीक है ना, तो इसमें कितना हो जाएगा? 2 ppm। मान लो 4 ठो की मछली को खा दिया तो। समझ आ रहा है? और एक जो और बड़ी मछली है, इस बड़ी मछली को कौन खाता होगा? मत्स्य भक्षी कोई पक्षी होगा, जो मछली को खाने वाला पक्षी। समझ आ रहा है नहीं? सारस वगैरह हो गया, ठीक है। तो वो क्या करता है? मछली को खाता है। तो मत्स्य भक्षी जो पक्षी रहेगा, मत्स्य भक्षी जो क्या रहता है? पक्षी रहता है, जो किसको खाता है? मछली को। उसके में इसकी सांद्रता कितना हो जाएगा? 25 पार्ट्स पर बिलियन।
समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब ये जो ड्यूडिटी का सांद्रता पानी में मात्रा कितना था 0.08, वो जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला के उच्च जीवों की ओर बढ़ते गया इसका सांद्रता बहुत ही ज़्यादा हो गया, जो उच्च श्रेणी के जीव हैं उसमें। क्लियर है? तो ध्यान से समझना, बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या हो रहा है, जो तुम्हारे जीव हैं उनके में ये जो अनअपघटनीय पदार्थ है इसका सांद्रता धीरे धीरे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। समझ आ रहा है? इसी कारण बोला जाता है कि कोई भी चीज़ को खा रहे हो तो वो कहाँ से आया है, उसका सोर्स पता करना जरूरी है। क्लियर है? क्योंकि उच्च श्रेणी के हम लोग क्या है, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता है ना, तो उच्च श्रेणी के उपभोक्ता में उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। अब इसके कारण इसका क्या होता हुआ, इसका जो अंडा है ना वो समय से पहले क्या हो जा रहा है, फूट जा रहा है। और बच्चे कैसे निकलेंगे, मरे हुए, क्योंकि बच्चे पूरी तरह से विकसित रहेंगे क्या, नहीं। ठीक है, अमेरिका का एक वैज्ञानिक था यानी कि लेखक था, सॉरी, राचेल कर्सन करके, राचेल कर्सन नाम बता देता हूँ, RACHEL, राचेल कर्सन। ठीक है ना, इसने एक बुक लिखा नीरव बसंत करके, नीरव बसंत, साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग क्या होता है? साइलेंट स्प्रिंग क्या बताना चाह रहा है कि एक ऐसा टाइम आएगा, ठीक है, कि बसंत का तो ऋतु रहेगा लेकिन वहाँ पक्षियाँ चहचहाएगी क्या, नहीं, पूरी तरीके से क्या होगा, साइलेंट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इस समस्या को बताने के लिए, कौन सा, जैव आवर्धन की समस्या, क्योंकि ये हमारे लिए कितना ही ज़्यादा क्या है, खतरनाक है। वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ईगल है ना, अमेरिका का। ठीक है, तो ईगल के जो बच्चे नहीं हो पा रहे थे, किसके कारण, DDT के सांद्रता के कारण, तो अंडा पहले से फूट जाता था, उसका संख्या में क्या हो रहा था, लगातार कमी। तो ये बुक लिखा गया था। यहाँ इंडिया में बताओगे जेल हो जाएगा, कंपनी DDT वाला तुमको छोड़ेगा क्या, नहीं ना। अरे पूरा मूवी बना है, कौन सा मूवी तुम्हारा, रोबोट, ठीक है ना, 2.0, ठीक है, वो भले टावर को बताया है, ठीक है ना, टावर को उसका कारण बता दिए, लेकिन इसका रियल रीजन क्या हो सकता है, जैव आवर्धन भी है। क्लियर है? एक कारण ये भी है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्या होता है? तो ध्यान से समझना, जैव आवर्धन के कारण एक चीज दिमाग में छापना कि केवल ना, ध्यान से समझना, इसके कारण केवल एक जीव प्रभावित नहीं हो रहा है, बहुत सारा जीव क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ये तो हो गया जैव आवर्धन। एक होता है जैव एकीकरण, ठीक है, एक होता है क्या, जैव एकीकरण, बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन, जैव एकत्रीकरण या एकीकरण बोलते हैं। इसमें क्या होता है, केवल एक जीव प्रभावित होता है, केवल एक जीव प्रभावित होता है। मतलब यदि मैं दारू पी रहा हूँ, समझ आ रहा है कि नहीं, तो केवल मेरा शरीर प्रभावित होगा ना, मेरे को और कोई खाने वाला है क्या, नहीं। ठीक है, मान लो हाँ उस खाद्य श्रृंखला श्रेणी में निम्न श्रेणी का रहता, मेरे को कोई खाता तो उसका शरीर भी डैमेज होता, ऐसा वाला कहानी है। मतलब जिसके कारण केवल एक ही जीव प्रभावित हो उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, लेकिन जिसके कारण पूरा का पूरा खाद्य श्रृंखला ही प्रभावित हो जाए उसको क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। और उससे पहले क्या बताया हूँ, बायो रेमिडिकेशन। क्या बताया हूँ, बायो रेमिडिकेशन। एकदम सेम टू सेम आ रहा है ना परिभाषा। अब ये जो जैव आवर्धन है इसका क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, मैं तुम लोगों को बताया हूँ जैव आवर्धन का प्रभाव। सबसे पहले क्या बताया, DDT का सांद्रता क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण अंडे के जो कवच है, अंडे के कवच वो क्या हो जा रहा है, फूट जा रहे हैं। और पक्षियों की संख्या में क्या हो रही है, कमी, पक्षियों की संख्या में क्या हो रही है, कमी। लोगों को विभिन्न क्या हो रहा है, रोग हो रहा है, ठीक है ना। और मैं बताया था HG के कारण कौन सा डिसीज हो गया था, मिनी माता डिसीज। कौन सा डिसीज हुआ था, मिनी माता। क्लियर है, जो कि किसका उदाहरण है, आपका जैव आवर्धन का। किसका उदाहरण है, जैव आवर्धन का। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कौन सा वाला, जैव आवर्धन, ये भी क्या होता है, कंप्लीट। आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं सुपोषण का। इसके बारे में, सुपोषण। चलो हेडिंग डालो, सुपोषण। सुपोषण, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इंग्लिश में आता है, इंग्लिश को हिंदी में लिख देता है ऐसा, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या है, मेरा राइटिंग खराब है वो अलग मुद्दा है, ठीक है, समझ जा रहे हो ना। यूट्रोफिकेशन क्या है, ऐसे करके आता है क्वेश्चन। क्लियर है, क्या होता है यूट्रोफिकेशन, ध्यान से समझना। मान लो जलाशय है, ध्यान देना,
जलाशय मतलब आपका तालाब है, ठीक है, जैसे तालाब वगैरह है, ठीक है, या झील है, तालाब है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ रहे हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ जा रहे हैं, या फास्फेट वगैरह आ जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके कारण पोषक पदार्थ के मान में इस झील में क्या होते जा रही है, वृद्धि। पोषक पदार्थ के मान में क्या होते जा रहा है, वृद्धि। अत्यधिक मात्रा में जब, ध्यान समझना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फेट या फिर कार्बनिक पदार्थ किसी तालाब या झील में क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये जो तुम्हारा झील है या जो तालाब है वो क्या कहलाता है, सुपोषित झील। क्या कहलाता है, सुपोषित झील या यूट्रॉफिक झील। क्या कहलाता है, यूट्रॉफिक झील। और याद रखना, जिसमें जितना ज़्यादा सुपोषण होगा, मैं क्या बोला था, एल्गल ब्लूम वाला कहानी आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जलकुंभी का मात्रा बढ़ गया, ऐसा वाला कहानी आ गया, समझ आ रहा है, तो इसका बीओडी का मान क्या हो जाएगा, एकदम से ज़्यादा, और इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी। समझ आ रहा है कि नहीं, यानी कि इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी। समझ आया कि नहीं, क्लियर है, ध्यान समझना। सुपोषण क्या होता है, जब किसी, ध्यान समझना, जब किसी जलाशय या तालाब या झील में कार्बनिक या नाइट्रोजन का ऑक्साइड या फास्फेट आयन की मात्रा क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा, जिसके कारण यह जो जलाशय, तालाब या झील होता है उसकी उत्पादकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उत्पादकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये क्या करने लग जाएगा, प्रोडक्टिविटी शो करने लग जाएगा। अरे ज़्यादा मात्रा में खाद पानी मिल रहा है ना, क्लियर है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, सुपोषित हो गया। क्योंकि ये झील में हो रहा है इस कारण इसको क्या बोलेंगे, सुपोषित झील। क्या बोल देंगे इसको, सुपोषित झील। यहाँ बीओडी का मान क्या हो जाता है, ज़्यादा, और डिजॉल्व ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो जाता है, कम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, जो झील यूट्रोफिकेशन दिखाता है ना, वो एजिंग को शो करता है। किसको शो करता है, एजिंग को। मान लो कोई झील यूट्रोफिक है, जो झील यूट्रोफिक होता है ना, वो ना उथला होता है। कैसा होता है, उथला। ज़्यादा गहरा होगा क्या, वो नहीं। क्यों, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या उगने शुरू हो जाएंगे, पेड़ पौधे वगैरह, और धीरे धीरे फिर उसका गाद जो रहेगा वो सड़ेगा, गलेगा, नीचे बैठेगा, तो धीरे धीरे उसका जो गहराई है वो क्या होते जाएगा, कम। क्या होते जाएगा, कम। और वो जो झील है इन फ्यूचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैदान में, और वो मैदान किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन फ्यूचर जंगल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जंगल में। इसी कारण बोला जाता है कि, ध्यान से समझना, इसी कारण बोला जाता है कि जो जितने भी तालाब हैं या झील हैं, इन फ्यूचर क्या का निर्माण कर सकते हैं, मैदान का, और मैदान में क्या बन जाएगा आपका, जंगल। क्या बन जाएगा, जंगल। इसी तरीके से बना होगा हमारी पृथ्वी में जंगल वगैरह का निर्माण, इसी तरीके से हुआ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, त्वरित सुपोषण किसे कहते हैं, त्वरित सुपोषण किसे कहते हैं। एक्सलरेट यूट्रोफिकेशन क्या है, ठीक है, एक्सलरेट यूट्रोफिकेशन क्या है। मान लो मैं, ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अचानक से कोई तालाब है या झील है, उसमें क्या डाल दूँ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और फास्फेट आयन डाल दूँ, मानवीय क्रियाकलाप द्वारा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्या किया, वो खेतों में छिड़काव किया एनपीके का, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फेट और किसका, पोटेशियम का। क्लियर है ना, खाद का जी, ठीक है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया। अब वो पानी के साथ कहाँ चला गया, तालाब में। वर्षा का पानी होगा वो कहाँ जाता है, तालाब में, नदी में जाता है। तो वहाँ पास का जो तालाब है या नदी है उसमें बहुत ही ज़्यादा जल्दी से एल्गम ब्लूम होने लग जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से क्या होने लग जाएगा, सुपोषित होने लग जाएगा। इसी को बोला जाता है क्या, त्वरित सुपोषण। नॉर्मली सुपोषण होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्लियर है कि नहीं, लेकिन जो त्वरित सुपोषण है वो क्या होता है, मानवीय क्रियाकलाप द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मानवीय क्रियाकलाप द्वारा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। याद रखना, यूट्रोफिक झील का बीओडी क्या होता है, उच्च, और डिजॉल्व ऑक्सीजन का मात्रा में क्या होता है, कमी। आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारा, दो टाइप का झील बोल दिया ना मैं, एक तो नॉर्मली यूट्रोफिक झील होता है, यूट्रोफिक झील होता है, और एक होता है ओलिगोट्रॉफिक झील, ओलिगोट्रॉफिक झील। ओलिगोट्रॉफिक, ये यूट्रोफिक झील जो रहता है कैसे रहता था, बोला था मैं, उथला। कैसे रहता है, उथला, और बहुत ही ज्यादा क्या होता होगा, ये पुराना। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा पुराना। ऐसा मत समझना कि गहराई कम है, इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा, गहराई कम है इसका मतलब ये नया है। ऐसा है कि गहराई इस कारण इसका ध्यान से कम है क्योंकि धीरे धीरे यूट्रोफिकेशन हुआ, सुपोषण हुआ, और गाद नीचे में क्या होते गया, जमते गया। ओलिगोट्रॉफिक झील बहुत ही ज्यादा क्या होता है, गहरा होता है। क्या होता है, गहरा होता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है।
अच्छा, इसका बीओडी का मान क्या होता है? एकदम ज़्यादा। और डिजॉल्व ऑक्सीजन का मान क्या होता है? कम। तो इसका बीओडी का मान क्या होगा? चलो बताओ तो। कम। लेकिन डिजॉल्व ऑक्सीजन का मात्रा क्या होगा? ज़्यादा। क्लियर है? ये हमेशा याद रखना। यहाँ तक क्लियर है? और त्वरित सुपोषण तो आपको समझ आ गया। अब ये सुपोषण का दुष्प्रभाव क्या है? सुपोषण का दुष्प्रभाव क्या है? सुपोषण का दुष्प्रभाव क्या है? इसके कारण एल्गल ब्लूम होता है। क्या हो जाता है? एल्गल ब्लूम। और एल्गल ब्लूम होगा तो O2 की क्या होगी? कमी। और O2 की कमी होगी तो जल में रहने वाले जलीय जंतु क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। जलीय जंतु मृत हो जाएंगे। समझ आया कि नहीं? और उदाहरण किसका लिख सकते हो? वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ को ज़्यादा सुपोषण मिला होगा। क्लियर है कि नहीं? जलकुंभी जो था, जिसको लाया गया था, आइकोर्निया क्रेसिपिज, ठीक है, उसको जब लाया गया होगा तो उसको सुपोषण ज़्यादा मिला होगा। इसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा क्या किया? ग्रोथ। और बंगाल का आतंक इसी नाम से बोला जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से फैल गया और वहाँ रहने वाले जितने भी मछली थे वो क्या हो गए? नष्ट हो गए, मर गए। क्लियर है? त्वरित सुपोषण समझ आया है कि नहीं? एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, मानवीय क्रियाकलाप द्वारा, ठीक है, जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह हैं, फास्फेट वगैरह हैं, कीटनाशक हैं, ये सभी का मात्रा जब कहाँ चला जाता है? जलाशय में, तो उसका यूट्रोफिकेशन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा जल्दी से होता है। क्लियर है कि नहीं? उसी को बोला जाता है क्या? त्वरित सुपोषण। क्या बोलते हैं? त्वरित सुपोषण। यहाँ तक क्लियर है? अब जल प्रदूषण को हम लोग नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? क्लियर है? हम लोग अभी क्या कह रहे? देखिए, जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण किसके कारण होता है, ठीक है, बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, ग्राफ कैसे होता है, जैव आवर्धन क्या है, बायो रेमेडिकेशन क्या है, बायो एक्यूमुलेशन क्या है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए कि ये सुपोषण क्या है या कितने प्रकार का होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो जल प्रदूषण है उसको हम लोग कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ध्यान से समझना, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, क्या करना है कि वाहित मल को, ठीक है ना, वाहित मल को पहले तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजना है भाई। कहाँ भेजना है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजने के बाद उपचारित जब हो जाएगा उसके बाद ही उसको किस में छोड़ना है? जल में। क्लियर है? दूसरा, गैम्बूसिया मछली का पालन करना है। किसका? गैम्बूसिया मछली। गैम्बूसिया मछली जो रहता है क्या करता है? मच्छर के लार्वा को क्या कर देता है? खा देता है, जिसके कारण तुमको मलेरिया जैसे रोग हुआ क्या? नहीं। अच्छा, जल प्रदूषण को रोकने के लिए कोई भी पदार्थ को बिना उपचारित करने हमको जल में मिलाना नहीं है। गर्म पानी को भी नॉर्मली पानी में मिलाना नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं? इसके लिए एक केस स्टडी बताया है फोम करके। इसका फुल फॉर्म याद रखना, फ्रेंड्स ऑफ आर्काटा मार्स। फ्रेंड्स ऑफ आर्काटा मार्स कैलिफोर्निया है, अमेरिका का, ठीक है। वहाँ पास क्या था, वहाँ के शहर के लोग जो थे उनको क्या करना था? अपशिष्ट जल का पूरी तरीके से अपघटन करना था। तो उन सभी लोगों ने मिल करके, ठीक है ना, एक भूमि का चुनाव किया, ठीक है। वो जो भूमि था वहाँ पास ऐसा बहुत बड़ा ना ऐसा एरिया बनाया। क्लियर है? इस एरिया में जितना भी गंदा पानी रहता था, सबसे पहले तो उसका 2 तरीके से उपचार करते थे, ठीक है। जितना भी गंदा पानी आता है ना पूरे कैलिफोर्निया का, उस पानी को क्या किया जाता था? उसमें से जो भी तुम्हारा प्लास्टिक वगैरह है, वेस्ट जो भी है, उन सबको क्या किया जाता था? अलग किया जाता था। उसके बाद उसका क्या किया जाता था? माइक्रोब्स की सहायता से। किसकी सहायता से? माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों की सहायता से, बिना कोई केमिकल का यूज़ किए क्या किया जाता था? ट्रीटमेंट किया जाता था। क्या किया जाता था? ट्रीटमेंट, उपचार किया जाता था। क्लियर है? फिर पानी को, ये जो खाली भूमि है यहाँ छोड़ा जाता था। अब ये जो खाली भूमि है यहाँ पास धीरे धीरे क्या होने लग गया? दलदल का विकास होगा। यहाँ पास किसका विकास हो गया? तुम्हारा जंगल का विकास हो गया। जंगल का विकास हुआ तो यहाँ कुछ जीव रहने लग गए, यहाँ बायोडाइवर्सिटी आ गया। और इसका देखभाल कौन करता है? फ्रेंड्स ऑफ आर्काटा मार्स। आर्काटा एक शहर है कैलिफोर्निया का, और मार्स मतलब क्या है? दलदल युक्त भूमि, ठीक है ना। तो इन्होंने मिल करके, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम लोग जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, इसका एक उदाहरण पेश किया है। इसके बारे में आप लोग एक बार सर्च कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, फ्रेंड्स ऑफ आर्काटा मार्स। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इकोसैन टॉयलेट का, इकोसैन टॉयलेट का निर्माण करना, श्रीलंका में इसका यूज किया जाता है। श्रीलंका और केरल में, श्रीलंका और कहाँ? केरल में।
ठीक है, इकोसेन, इकोलॉजिकल सैनिटाइजेशन, इकोसेन, क्या नाम है, इकोसेन, मानव मलमूत्र के निपटान के लिए। क्लियर है, किसका यूज़ किया जाता है, इकोसेन टॉयलेट का। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो इस तरीक़ा से ठीक है ना, आपका ये जो जल प्रदूषण वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें हम लोग मिलेंगे अन्य प्रदूषण के साथ। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।